हेलो एवरीवन। हमने कल जो हमारी क्लास पढ़ी थी और उसमें हमने लास्ट में जो पढ़ा था वो था जीव विज्ञान के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था। आज हम हमारी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम हमारा एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो उस नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कल का जो हमारा लास्ट था का जो भी चैप्टर था उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि उससे हमारा आगे का लिंक कनेक्ट होता रहेगा। तो कल जो हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था जीव विज्ञान के बारे में कि जीव विज्ञान क्या है, क्योंकि हमने जो स्टार्ट किया है हमारी जनरल साइंस के अंदर कि हमें पहले कहाँ से पढ़ना है, तो हमें पहले जो पढ़ना है वो बायोलॉजी से स्टार्ट किया है हमने, है ना। तो हमने कल जानकारी ली थी कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया और बायोलॉजी के जनक कौन थे। तो उसका हम थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं हमारे नए चैप्टर पे, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम जीव विज्ञान के बारे में। तो आप सभी को पता है कि जीव विज्ञान के अंदर हमें अध्ययन किसका करना था या जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान के अंदर सजीवों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ से ये बनता है कि जीव विज्ञान है क्या। तो विज्ञान की वे शाखा जिसमें सजीवों का सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है वही क्या है, जीव विज्ञान है। फिर बात करते हैं कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था। तो जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम दिया था लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जीव विज्ञान के जनक किसे माना या जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो हमने कल ही जान लिया था और आज फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि जीव विज्ञान के जनक जो है, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो है अरस्तु। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, उसके बाद में हमने देखा था कि जीव विज्ञान की 2 सब ब्रांचेस हैं और इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था जंतु विज्ञान के बारे में, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। और उसके बाद हमने देखा था वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। क्लियर। और इसके बाद हमने देखा था कि जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है और वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान के अंदर सभी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, इसी कारण से ये जंतु विज्ञान कहलाए। और वनस्पति विज्ञान के अंदर सभी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, इसी कारण से ये वनस्पति विज्ञान कहलाए। फिर हमने देखा था कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। यहाँ पहले मैं 2 मिनट रुक के आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आपको इन 2 चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इन तीनों में डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पढ़ा हुआ होता है लेकिन अगर अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ होता है तो कंफ्यूज करता है। जैसे कंफ्यूज क्या करता है, यहाँ हमने बात करी थी कि बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु है और साथ ही साथ इसकी जो सब ब्रांचेस है जूलॉजी, उसके जनक भी अरस्तु है। तो हमें कभी कभार क्या होता है कि हम यही ध्यान रखते हैं कि हाँ सबका अरस्तु ही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ बायोलॉजी के अरस्तु है और उसकी सब ब्रांचेस जूलॉजी के जनक अरस्तु है, लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक जो है वो है थियोफ्रेस्टस। क्लियर है यहाँ पे। तो आप एक बार फिर से इन तीनों क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तु, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ जूलॉजी है अरस्तु, सेकंड क्वेश्चन रेडी। फिर थर्ड क्वेश्चन कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस। क्लियर है यहाँ पे। तो चलिए, ये हमारा कल का जो हमने पढ़ा था साइंस के बारे में, जो हमने कल जाना था उसका 2 मिनट के लिए फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी जरूरी है। इसी से हम आगे हमारे चैप्टर को कनेक्ट करेंगे और आगे जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोशिका। इससे पहले मैं आपको 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बता देती हूँ कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि अरस्तु ने कौन सी बुक दी थी, है ना। अरस्तु ने जब जूलॉजी का अध्ययन किया था, अरस्तु ने जब सबसे पहले 500 जंतुओं पे अध्ययन किया था और जंतु विज्ञान के बारे में बताया था, तो वहाँ पे उनकी बुक के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो अरस्तु ने जो पुस्तक दी थी, अरस्तु की पुस्तक के बारे में पूछ सकते हैं। तो अरस्तु ने जो पुस्तक दी थी वो थी हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया, इसको आप नोट जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है। और फिर यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थियोफ्रेस्टस ने जब वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया था तो उन्होंने कौन सी पुस्तक दी थी। तो थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का भी नाम पूछ सकते हैं आपसे। तो थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटरम, ठीक है, प्लांटेरम, है ना।
चलिए, तो इन दोनों बुक्स के नाम आपको याद रखना है, ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कल से लेके आज तक जो हमने पढ़ा है या कल का जो हमने रिवाइज किया है, यहाँ से हमने अभी तक 5 से 6 क्वेश्चन आपको मैंने बता भी दिए हैं, वो आपको माइंड में रखने हैं और पाँचों को बहुत अच्छे से याद भी रखना है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, आज हम फाइनली हमारे बायोलॉजी के पहले चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और हमारा जो पहला चैप्टर रहने वाला है वो है कोशिका सेल। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेल, कोशिका। तो इस चैप्टर को भी स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले यही जानना है कि कोशिका है क्या, सेल है क्या। कोशिका क्या है आप सभी ने पढ़ा है, 9 से लेके आपने 12 तक पढ़ा है, उसके बाद में आपने इतने कम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, तो कहीं ना कहीं तो आप कोशिका को पढ़ते हुए ही आए हैं। तो बेसिक से आपको सबको ही मालूम है कि कोशिका क्या है। अगर हम बात करें कोशिका की, तो किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है कोशिका। या यूं हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव का शरीर का जो निर्माण होता है उसकी शुरुआत ही कहाँ से होती है? कोशिका। किसी भी जीव की आप इसको आधारभूत इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट भी आप कह सकते हैं। तो कोशिका के बारे में आपको पता चल गया कि कोशिका है क्या। ठीक है, तो किसी भी जीव की शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। तो सबसे पहले यही चीज कि अगर ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनता है कि कोशिका क्या है, तो सबसे पहले कि कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई है। किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई। किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। अब इसको सबसे छोटी इकाई क्यों कहते हैं उसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। उससे पहले हम थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि कोशिका का अगर बायोलॉजिकल नेम आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो कोशिका का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है साइटो। कोशिका का यदि बायोलॉजिकल नेम आपसे पूछे तो वो होता है साइटो। और साइटो का मीन्स क्या होता है? अगर हम साइटो की बात करें तो साइटो का मीन्स होता है छोटा कक्ष बोल सकते हो, छोटा कोष्ठ बोल सकते हो या छोटा कोश बोल सकते हो। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन गया है। फिर से आप जहां मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उसको आप अपने माइंड में जरूर रखें या कहीं पे नोट डाउन करके जरूर रखें, क्योंकि वो हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो कोशिका का बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो। ठीक है, अब वही चीज कि हम जब किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका अध्ययन हम करेंगे और उसका अध्ययन हम जिस विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे तो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो जब हम जीवों का अध्ययन कर रहे थे तो वो जीव विज्ञान कहला रही थी। जब हम जंतुओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो वो जंतु विज्ञान कहला रही थी। जब हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो वो वनस्पति विज्ञान कहला रही थी। तो वैसे ही कि जब हम कोशिका का अध्ययन करेंगे तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा। तो यहाँ से फिर एक चीज बनती है आपके लिए कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, या कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान, या विज्ञान की वो शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है कोशिका विज्ञान, या इसे आप बोल सकते हैं सेल बायोलॉजी। क्लियर है यहाँ पे? कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी। चलिए, अब हमने शुरुआत में ही एक बात बोली थी कि या एक बात हमने जानी थी कि कोशिका है क्या। तो हमने एक लाइन बोली थी कि मानव के ले लो या किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, यही बोला था हमने। यानी कि किसी भी जीव का अगर शरीर बन रहा है तो उसके लिए सबसे उसकी जो आधारभूत इकाई होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कोशिका होनी चाहिए, या उसकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो है कोशिका। अब कैसे निर्माण होता है, पूरी बॉडी का निर्माण कैसे होता है वो हमें देखना है। ठीक है, तो उसको देखने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी
दिया हुआ है, वहीं से हम समझेंगे कि एक पूरी बॉडी का निर्माण कैसे होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि यदि हमें एक मकान बनाना है तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो मकान बनाने के लिए आपको सबसे पहले पता है कि ईंट पत्थर तो होने ही हैं। अगर ईंट पत्थर नहीं होंगे तो आप दीवार खड़ी नहीं कर सकते, और दीवार ही नहीं खड़ी होगी तो मकान बनेगा कैसे। ठीक है, तो जैसे किसी भी मकान को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई आपने ली थी ईंट। ठीक है, और फिर जब ईंटों को आपने आपस में जोड़ा तो ईंटों से फिर बन गई दीवार, और फिर आपने एक से अधिक दीवारें बना ली तो फिर बन गया आपका मकान। क्लियर है यहाँ पे। इसी के एग्जाम्पल पे आपको ये समझना है कि मानव का शरीर कैसे बनता है या किसी भी प्राणी का शरीर कैसे बनता है। जिस तरीके से आपने मकान को बनाने के लिए ईंट का प्रयोग किया है, उसी तरीके से किसी भी शरीर के निर्माण के लिए सबसे पहली जो इकाई है, सबसे छोटी जो इकाई है वो होगी कोशिका। क्लियर है यहाँ पे। तो कोशिका लेंगे हम, फिर यही कोशिकाएं किसका निर्माण करेगी, ऊतक का निर्माण करेगी। ऊतक यानी टिश्यू। ठीक है, चलिए फिर ये ऊतक जो है वो अंग बनाएंगे। अंग मिलकर किसी तंत्र का निर्माण करेंगे। आपने सुने भी हैं, पढ़े भी हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र हुआ, जैसे ना रक्त परिसंचरण तंत्र हुआ। तो अंगों से तंत्र का निर्माण होता है और इन्हीं तंत्रों से फिर निर्माण होता है शरीर का। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो हम जो समझने वाले थे वो यही था कि कैसे एक कोशिका मतलब पूरे शरीर का निर्माण करती है। तो पूरे शरीर का निर्माण करने के लिए कोशिका ने मिलकर क्या बनाया, ऊतक बनाए। ऊतकों ने मिलकर क्या बनाया, अंग बनाया। अंग ने मिलकर क्या बनाया, तंत्र बनाया, और तंत्र ने मिलकर शरीर का निर्माण किया। तो यहाँ से एक छोटा सा शब्द निकल के आता है, ठीक है, जो कोशिका के लिए बोला जाता है कि कोशिका को किसी भी जीव की संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं, किसी भी जीव के स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। अब स्ट्रक्चरल यूनिट या संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं वो आपको इससे बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है वो किसके बेस पे बना है, कोशिका के बेस पे बना है। क्योंकि अगर कोशिका नहीं होती तो ऊतकों का निर्माण नहीं होता, ऊतकों का निर्माण नहीं होता तो अंगों का निर्माण नहीं होता, और अंगों का निर्माण नहीं होता तो ना तंत्र बनते और ना बॉडी का निर्माण होता, ना शरीर का निर्माण होता। तो कोशिका को किसी भी जीव की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अब जब कोशिका की बेस पे पूरी शरीर का निर्माण हो गया है तो अब बात आती है कि ये कोशिका कार्य भी करेगी। भाई प्रत्येक कोशिका कुछ न कुछ तो कार्य हमारे करेगी शरीर के अंदर, और जब ये कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं, और हमारे शरीर का अगर हम देखें तो जितना भी, जैसे अगर हम किसी सिस्टम की भी बात करें, किसी तंत्र की भी बात करें, तो वहां पे भी कार्य कौन कर रही है, कोशिका ही कार्य कर रही है। तो इसके बेस पे कोशिका को किसी भी प्राणी के शरीर की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन हमारी जो बनी, यहाँ से एक लाइन जो हमारी निकल के आई कि कोशिका को किसी भी जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्लियर हुआ यहाँ पे। किसी भी जीव के शरीर की जो कोशिका होती है उस जीव के शरीर की संरचनात्मक स्ट्रक्चर एंड क्रियात्मक फंक्शनल यूनिट कहलाती है या इकाई कहलाती है। चलिए यहाँ पे क्लियर है सबका। अब बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने की, है ना, कोशिका की खोज किसने की। अगर हम बात करें कोशिका की खोज के बारे में तो कोशिका को सर्वप्रथम खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। तो यहाँ से बात करनी है हमें कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कैसे की। इन्होंने कार्क की छाल को जब सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो कार्क की छाल को जब इन्होंने सूक्ष्मदर्शी में देखा तो इन्हें उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दिया। इनको कुछ इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाई दिया, जैसा कि मधुमक्खी का छत्ता होता है। ये सभी ने पढ़ा है, 9th-10th की बुक में आपने सबने अच्छे से इसको पढ़ा है, पढ़ के आए हैं आप इस चीज को, कि जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की तो उन्हें वो कोशिका को जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उन्हें वो संरचना कैसी दिखाई दी, तो उन्हें वो संरचना जो है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी, और वास्तव में ये मधुमक्खी के छत्ते के समान दिख रहा है। अब उन्होंने ये देखा कि जिस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते में ये छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं, दिख रहा है आप सभी को यहाँ पे, इन छोटे कोष्ठों को ही रॉबर्ट हुक ने क्या मान लिया था, इनको उन्होंने मान लिया था कि ये एक छोटे कमरे के समान है, या उन्होंने ये कह दिया था कि ये छोटे कक्ष है या छोटे कोश है, और उन्हीं के आधार पे उन्होंने इस
छोटे से कक्ष या कोश के लिए एक नाम दिया था, वो नाम था सेलुला। क्लियर है यहाँ पे? तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। पहला तो मतलब ये प्रश्न बना कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। फिर बन सकता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की जो खोज की थी वो किस में की थी, तो कार्क की छाल में की थी। ठीक है, कार्क की छाल में की थी। फिर एक प्रश्न फिर बनता है कि कोशिका की खोज जब रॉबर्ट हुक ने कार्क की छाल में कर ली थी, तो उन्हें जो संरचना दिखाई दी थी, उस संरचना में उन्होंने उस छोटे कक्ष को क्या नाम दिया था, सर्वप्रथम क्या नाम दिया था, तो सबसे पहले उन्होंने नाम दिया था सेलुला। ठीक है, फिर इसी सेलुला शब्द को उन्होंने सेल में परिवर्तित किया था। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि ये सेल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सेल शब्द आया कहाँ से। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो चलिए, हमने ये जान लिया है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, कार्क की छाल में की थी। कार्क की छाल को जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा था, तो उन्हें वो सारी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के जैसे दिख रही थी। जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं, उसी प्रकार से उस संरचना में कोशिका के छोटे कोष्ठ दिखाई दिए, और उन्हीं कोष्ठ को उन्होंने सेल या छोटा कमरा बोल सकते हो, छोटा कक्ष बोल सकते हो, कि सेल नाम दिया था। क्लियर है यहाँ पे? अब रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं की खोज की थी, वो कोशिकाएं कैसी निकली, तो वो कोशिकाएं एक मृत कोशिका थी, डेड सेल थी। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं की खोज की थी, वो कोशिकाएं किस प्रकार की थी, वो कोशिकाएं थी मृत कोशिकाएं। क्लियर है? अब देखना है हमें आगे कि कैसे प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे सामान्य से ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो आपका आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। फिर अगर आपसे पूछ लिया था कि सर्वप्रथम मृत कोशिकाओं की खोज किसने की, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, रॉबर्ट हुक। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, फिर अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ गया कि जीवित कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो फिर हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, और आंसर चेंज होगा तो हम अब उसी के बारे में देखेंगे कि सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की है। क्लियर है यहाँ पे? एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। कोशिका क्या है? कोशिका किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई बोल दो, किसी की आधारभूत इकाई बोल दो। ठीक है, फिर उसके बाद में कि कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो कोशिका का बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो। ठीक है, फिर आता है कि कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है, तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है कोशिका विज्ञान यानी कि सेल बायोलॉजी। फिर पूछ सकते हैं कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस में की थी, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कार्क की छाल में की थी। फिर पूछ सकता है कि रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं की खोज की थी, वो कैसी कोशिका थी, तो वो मृत कोशिका थी। या इसका अपोजिट वो पूछ सकता है कि मृत कोशिकाओं की खोज किसने की, तो मृत कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की। क्लियर है? चलिए, अब हम पढ़ेंगे कि जीवित कोशिकाओं को सर्वप्रथम किसने खोजा। यहाँ तक तो बात हो गई है कि जो कोशिकाएं सबसे पहले खोजी गई थी वो मृत कोशिकाएं निकली। क्लियर है यहाँ पे? और उसका हमने पता भी कर लिया कि मृत कोशिकाओं की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। अब हमें पता करना है, या अब हमें पढ़ना है कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की। तो बात करते हैं कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की। जीवित कोशिका की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। यहां से ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, चलिए, अब जीवित कोशिकाओं के बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए कि जब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कोशिकाओं की खोज की, तो वो जीवित कोशिकाएं निकली। अब यहाँ फिर एक प्रश्न आएगा कि जीवित कोशिका यानी कि सर्वप्रथम जो खोजी गई जीवित कोशिका है वो कौन सी है, या यूं कह दो कि जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने है जिस कोशिका पे रिसर्च किया था वो जीवित कोशिकाएं थी, बट वो कोशिका थी कौन सी। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जिस जीवित कोशिका की खोज की वो कोशिका थी जीवाणु यानी बैक्टीरिया। क्लियर है यहाँ पे? इन्होंने क्या किया था
कि कहीं से किसी मिट्टी का मिट्टी ली थोड़ी सी, और उसको जब सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उस मिट्टी के अंदर इन्होंने छोटे जीव देखे, और उन जीवों को ही इन्होंने जीवाणु या बैक्टीरिया या यूँ कह दो कि उनको जीवित कोशिका कहा था। ठीक है, अब ये बात है कि जब इन्होंने इसको खोजा था तब इन्होंने इसे जीवाणु या बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जब जीवाणु या बैक्टीरिया को खोज लिया था तो इन्होंने इनको सबसे पहले नाम दिया था एनिमलक्यूली। देखो यहाँ पे ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इनको थोड़ा आपको माइंड में याद रखना है कि किसने जीवित कोशिका की खोज की, और जब जीवित कोशिका को खोज लिया तो इन्होंने सबसे पहले उसको क्या नाम दिया। भाई खोजा तो इन्होंने जीवाणु या बैक्टीरिया को ही था, लेकिन ये जीवाणु या बैक्टीरिया नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने नहीं दिया था। इन्होंने इनको सबसे पहले नाम दिया था एनिमलक्यूली। इन्होंने तो इन जीवित कोशिकाओं को क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूली। फिर एक वैज्ञानिक इनके साथ जुड़े जिनका नाम था वैज्ञानिक कुहने। कुहने ने ही इन जीवित कोशिकाओं को क्या नाम दिया है, जीवाणु या बैक्टीरिया। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ से आपको समझ में आया कि भाई जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की। तो जीवित कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम करने वाले वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं को क्या नाम दिया था, जीवित कोशिकाओं को उन्होंने एनिमलक्यूली नाम दिया था। और सर्वप्रथम खोजी गई जीवित कोशिकाओं को जीवाणु या बैक्टीरिया नाम किसने दिया था, तो सर्वप्रथम खोजी गई जीवित कोशिकाओं को जीवाणु या बैक्टीरिया नाम वैज्ञानिक कुहने ने दिया था। क्लियर है? उसके बाद में और भी जीवित कोशिकाएं खोजी गई थी, जैसे आरबीसी, शुक्राणु, ठीक है, आदि। इन सब जीवित कोशिकाओं की खोज हो गई थी। चलिए, अब यहाँ से हमने ये सब कुछ तो जान लिया है। कोशिका क्या है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, सर्वप्रथम खोजी गई कोशिकाएं हमारी डेड सेल निकली थी, मृत कोशिकाएं निकली थी। उसके बाद में जीवित कोशिकाओं पे अध्ययन हुआ, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी, और जीवित कोशिकाओं में सर्वप्रथम खोजी गई जीवित कोशिकाओं का नाम क्या था। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, अब कुछ कोशिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं, और उसके बाद हम आगे इस चैप्टर को बढ़ाएंगे और आगे हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए, अब अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहले आता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, और जाहिर सी बात है कि सबने पढ़ा है क्योंकि आप सब कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत साइंस आप सब पढ़ के आए हैं और पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वापस उनको पढ़ लेते हैं, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। सबसे छोटी कोशिका की हम बात करें तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइटोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिमा। अभी सबने पढ़ा है, ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिमा। अब यहाँ तक सबको जानकारी है। अब आपको क्या इस माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिमा का और कोई दूसरा नाम पता है कि इनको क्या कहा जाता है? तो यहाँ आपको एक अलग जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, वो आपको याद रखनी है और वो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसे यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी पीपीएलओ भी कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि हमारे जो एग्जाम पेपर सेटर होते हैं, जो एग्जाम पेपर बनाते हैं, वो पूछ तो सरल सा क्वेश्चन लिया है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, और हमने पढ़ा भी है कि माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिमा है, लेकिन वहां अगर ऑप्शन में आपको माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिमा नहीं मिला तो फिर क्या मिल सकता है? फिर आपको मिल सकता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी ये पूरा नहीं देके आपसे शॉर्ट में भी बोल सकता है पीपीएलओ। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिमा है, जिसी को ही क्या कहा जाता है? पीपीएलओ कहा जाता है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो अगर हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका की, तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, और ये क्वेश्चन तो सबको अच्छे से याद है। ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है।
देखो बड़ी और लंबी में आपको ध्यान रखना है, अगर बड़ी पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, और सबसे लंबी कोशिका पूछे तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, ठीक है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के बारे में जब हम मानव शरीर के बारे में पढ़ेंगे, जब हम तंत्र वगैरह पढ़ेंगे तब उसके बारे में और अच्छे से अधिक जानकारी लेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर ये तो आपने सभी ने पढ़ा है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, ठीक है, यहाँ तक के फैक्ट्स तो ऑलमोस्ट सबको याद ही होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पादप में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है या सबसे छोटी कोशिका, चलो पहले बात कर लेते हैं सबसे छोटी कोशिका पे। अगर आपसे पूछे कि पादप में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो पादप में सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोसिस। अब आप पूछेंगे कि ये माइक्रोसिस क्या है, तो माइक्रोसिस होता है शैवाल, ठीक है, माइक्रोसिस होता है शैवाल। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, पादप में सबसे छोटी कोशिका पूछ लें तो माइक्रोसिस शैवाल। और यहीं पे फिर एक दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि पादप में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो पादप में अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, पादप में सबसे बड़ी कोशिका की यदि हम बात करें तो होती है एसिटाबुलेरिया। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो यहाँ पर हमने कुछ फैक्ट देखे हैं, अभी आगे और भी हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। एक बार इसको मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिमा, जिसे प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ भी कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। पादप में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोसिस शैवाल। और पादप में सबसे बड़ी कोशिका एसिटाबुलेरिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो ये भी आप सभी को मालूम ही है, और जिन्हें मालूम नहीं है उन्हें अभी मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो मानव शरीर की अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु या स्पर्म। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मानव शरीर के बारे में। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। ठीक है, और फिर पूछ लिया जाए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। ठीक है, ओवम। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु स्पर्म, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक आपने सबने अच्छे से पढ़ लिया है। क्लियर है? अब यहाँ से फिर एक मैं आपको दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाली हूँ। क्लियर है? और वो दो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अब आपसे पूछ ले जाए कि विभाजन रहित कोशिका कौन सी है। पहले तो एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि हम अभी कोशिका के चैप्टर को स्टार्ट किया है। ठीक है, हम कोशिका के बारे में सिर्फ अभी सामान्य सी जानकारी ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके माइंड में एक प्रश्न जरूर आएगा कि ये विभाजन रहित कोशिका का क्या मैटर है। तो विभाजन रहित कोशिका के बारे में भी जब हम तंत्रिका कोशिका वगैरह या जब हम तंत्र वगैरह ये पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको बताऊंगी कि विभाजन रहित कोशिका क्यों है ना। तो पहले तो हम सिर्फ यहाँ पे उनकी बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि विभाजन रहित कोशिका कौन सी है ना। तो विभाजन रहित कोशिका की अगर हम बात करें, विभाजन रहित कोशिका का मतलब है कि जिस कोशिका में विभाजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे शरीर में समझ लो या प्राणी के शरीर में समझ लो, तो विभाजन रहित कोशिका जो होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन। आपने इसको पढ़ा है, अभी 2 मिनट पहले ही आपने इसको पढ़ा है, तो आप अपने माइंड में याद कीजिए कि आपने इसको कहाँ पढ़ा है। तो आपने इसको पढ़ा है कि जब हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फैक्ट देखा था कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो हमारी सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका ही होती है, न्यूरॉन ही होती है। और न्यूरॉन ही वही कोशिका है जो विभाजन रहित कोशिका होती है। इट मीन्स कि इसमें विभाजन नहीं पाया जाता है। और जब इसमें विभाजन नहीं पाया जाता है तो इसके क्या क्या मतलब है ना इफेक्ट हो सकते हैं, वो हम आगे जब तंत्रिका कोशिका पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। क्लियर है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अब आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक तेजी से विभाजन किस कोशिका में होता है ना, या सबसे अधिक बार विभाजन किस कोशिका में होता है, कुछ भी।
तो सबसे तेज विभाजन वाली कोशिका, सबसे तेज विभाजन वाली कोशिका की यदि हम बात करें तो सबसे तेज विभाजन वाली कोशिका है लीवर यानी कि यकृत। आपने पढ़ा ही होगा तो सुना भी होगा कि पुनरुत्भवन की क्षमता किस कोशिका में पाई जाती है, या हमारा शरीर के किस अंग में पुनरुत्भवन की क्षमता पाई जाती है, तो लीवर और यकृत का नाम आता ही है। तो सबसे तेज विभाजन वाली कोशिका है लीवर यकृत। क्लियर है? तो चलिए, यहाँ पे हमने कोशिका के बारे में जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने जान लिए हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत क्या है? ठीक है, कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। चलिए बात करते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। तो सबसे पहले तो यही कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है ना। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, सेल थ्योरी किसने दी। तो जब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की तो दो वैज्ञानिक के नाम आते हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया था, और वो दो वैज्ञानिक हैं स्लाइडन व स्वान। तो सबसे पहले की कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक के नाम आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो स्लाइडन एवं स्वान या स्लाइडन व स्वान। अब बेसिक से तो आपको पता ही है कि स्लाइडन में स्वान ने दिया था, ठीक है। थोड़ा सा मैं और आपको डीप में बता देती हूँ कि स्लाइडन ने जो है वो पेड़ पौधों पे अध्ययन करा था और स्वान ने जो है वो जंतुओं पे अध्ययन किया था। और दोनों ने जब अपना अपना अध्ययन किया तो उसके बाद में उन्होंने कोशिका के बारे में कुछ अपने विचार दिए, और वही विचार इनके क्या कहलाए, कोशिका सिद्धांत कहलाए। अब इनके विचार क्या थे? जब इन्होंने कोशिका पे अध्ययन किया तो इन्होंने कोशिका के बारे में क्या क्या रिसर्च किया, और कोशिका पे अध्ययन करने के बाद में इन्होंने कोशिका के अंदर क्या क्या देखा। तो इन्होंने सबसे पहले तो एक बात कही, इन्होंने कहा कि किसी भी जीव का शरीर जो है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। किसी भी जीव का शरीर जो है, किसी भी जीव का शरीर कोशिका से बना होता है। अब इस लाइन के अगर हम मतलब देखें तो वही मतलब निकल रहे हैं जो हमने सामान्य हमारी जब कोशिका के चैप्टर को शुरू किया था तब हमने जाना था कि किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। अगर कोशिका नहीं होती तो शरीर का निर्माण नहीं होता। और वही बात इन्होंने अपने शब्दों में कहा कि किसी भी जीव का जो शरीर है वो कोशिका से बना होता है। पहली बात इन्होंने ये कही। दूसरी बात इन्होंने कहा कि कोशिका जो है जीवों के शरीर की आनुवांशिक इकाई है। कोशिका को जीवों के शरीर की आनुवांशिक इकाई कहा। किसने कहा था? स्लाइडन व स्वान ने कहा। अब इन्होंने आनुवांशिक इकाई क्यों कहा? इन्होंने आनुवांशिक इकाई इसलिए कहा कि कोशिका के जो केंद्र, कोशिका में जब हम आगे पढ़ेंगे कि कोशिका के कितने अंग होते हैं, कोशिका में कौन कौन से अंग होते हैं, तो कोशिका में एक अंग होता है केंद्रक, ठीक है। और उसी केंद्रक के अंदर हमारे शरीर के सभी आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे लाइक RNA, DNA, जीन वगैरह, है ना। तो कोशिका जो है, कोशिका के केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो कोशिका के केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। उसी के आधार पे स्लाइडन व स्वान ने कोशिका को जीवों के शरीर की आनुवंशिक इकाई कहा है, ठीक है। चलिए, फिर तीसरी बात इन्होंने कहा कि कोशिका जो है वो किसी भी जीव के शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को करवाती है, या यूँ कह दो कि शरीर के किसी भी जीव के शरीर की सभी जैविक क्रियाएं जो हैं वो कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती है। क्लियर है? तो कोशिका जीवों के शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को संपन्न करती है। क्लियर है यहाँ पे? तो स्लाइडन एंड स्वान ने जो
अपना सिद्धांत दिया कोशिका के बारे में, तो उन्होंने अपने 3 विचार दिए, आगे एक विचार और भी दिया है, वो हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो पहले 3 विचार, इन पे वापस एक बार बात करते हैं कि किसी भी जीव का शरीर जो है वो कोशिका से बना होता है, और कोशिका जीवों के शरीर की आनुवंशिक इकाई है। कोशिका जीवों के शरीर की आनुवंशिक इकाई इसलिए है क्योंकि कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और उस केंद्रक में ही आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। क्लियर। फिर कोशिका जीवों के शरीर के सभी जैविक क्रियाओं को संपन्न करती है। क्लियर हो गया यहाँ पे। फिर चौथा स्टेटमेंट इनका था कि कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चर, वे क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल। ठीक है, किसी भी जीव के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो स्लाइडर एंड स्वान ने जब कोशिका पे अध्ययन किया, तो कोशिका पे अध्ययन करने के बाद में उन्होंने अपने ये 4 स्टेटमेंट दिए, वो हमने देख लिए हैं, और ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि कोशिका किसी भी जीव के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका सिद्धांत देने के बाद में इसके कुछ अपवाद भी हैं कि जैसा कोशिका सिद्धांत में स्लाइडर एंड स्वान ने बताया था, क्या वैसा सभी कोशिकाओं पे लागू होता है या वैसा सभी जीव पे लागू होता है। तो इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे हम बात करें कि स्लाइडर एंड स्वान ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कोशिका जो है वो किसी मतलब प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। तो इसमें अगर हम बात करें अपवाद या एक्सेप्शन की हम बात करें, तो इसका एक्सेप्शन होता है विषाणु यानी वायरस। वायरस जो है उसमें कोशिका नहीं पाई जाती है ना। तो यहाँ पे एक अपवाद आया, वायरस यानी विषाणु में कोशिका नहीं होती है, विषाणु में कोशिका नहीं होती है, या यूं कह दो कि विषाणु या वायरस का शरीर है वो कोशिका से निर्मित नहीं होता है, कोशिका नहीं होती है। ठीक है, तो ये स्लाइडर एंड स्वान का जो कोशिका सिद्धांत था उसका अपवाद है। दूसरी बात, स्लाइडर एंड स्वान ने यह भी कहा था कि कोशिका जो है वो किसी जीव के शरीर की आनुवंशिक इकाई होती है, क्योंकि कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है उस केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर भी एक अपवाद है, और वो अपवाद है जीवाणु वे नील हरित शैवाल। ठीक है, इनमें केंद्रक नहीं होता है, या यूं कह दो कि इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्लियर है। तो आपको ये अपवाद भी जरूर ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्योंकि प्रश्न तो कहीं से बन सकता है, प्रश्न कहीं से भी बनाया जा सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वायरस व विषाणु वो है जो स्लाइडर एंड स्वान की कोशिका सिद्धांत के अपवाद है, क्योंकि उसमें कोशिका नहीं होती है, और जीवाणु में नील हरित शैवाल में केंद्रक नहीं होता है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, अब कोशिका सिद्धांत की कुछ कमियां रह गई थी, या यूं कह दो कि कोशिका सिद्धांत देने के स्लाइडर एंड स्वान के कोशिका सिद्धांत देने के बाद में एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चोव। उन्होंने भी कोशिका पे अध्ययन किया, और उन्होंने जब कोशिका पे अध्ययन किया तो उन्होंने अपने तरीके से कोशिका के बारे में बताया। तो उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दिया, और वो आपको स्पेशल याद रखना है, क्योंकि उस पर प्रश्न बन जाता है और बन भी सकता है। तो पहले हम बात करेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत के जनक कौन हैं, या आपसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी, तो आपको आंसर देना है रुडोल्फ विर्चोव। क्लियर है यहाँ पे। तो कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव ने। क्लियर है यहाँ पे। अब रुडोल्फ विर्चोव ने जब कोशिका पे अध्ययन किया तो उन्होंने क्या कहा, ऐसी क्या बात कही उन्होंने जो उनके जो स्लाइडर एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया है उनसे इसको बिल्कुल अलग करती है। तो इन्होंने एक बात बोली थी, इन्होंने लैटिन भाषा का एक शब्द है और वही इन्होंने बताया था। इन्होंने बोला था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि पहले हम इसको लिख लेते हैं एक बार, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो नई कोशिकाओं से ही बनी हैं।
क्लियर है यहाँ पे। तो पहली चीज तो रुडोल्फ विर्चोव का कोशिका सिद्धांत अलग क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक शब्द दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, और इन्होंने ये बताया कि जो पुरानी कोशिका है वो नई कोशिकाओं से ही बनती है। अब इनकी इस लाइन से एक बात आपके भी समझ में आई होगी कि इसका मतलब है कि कोशिका में विभाजन होता है, यानी कि कोशिका में स्वतः जनन पाया जाता है। कोशिका में स्वतः जनन पाया जाएगा तभी तो कोशिका विभाजित होगी, और कोशिका जब विभाजित होगी तभी तो नई कोशिकाएं बनेगी। तो चलिए इनकी जो बात है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, और उसको याद भी हमें रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है। इनका स्टेटमेंट था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाएं या पुरानी कोशिकाओं से होती है, या पुरानी कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप होती है। पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होती है। यानी सीधी सी भाषा में अगर हम अपनी भाषा में याद रखना चाहते हैं तो हमारे अपनी भाषा में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि पुरानी कोशिकाओं का निर्माण नई कोशिकाओं से होता है, और पुरानी कोशिकाओं का निर्माण नई कोशिकाओं से उल्टा बोल दिया है शायद मैंने, कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है ना। तो बस यही हमें याद रखना है कि रुडोल्फ विर्चोव के कोशिका सिद्धांत में क्या था। बस हमें जो मेन चीज याद रखनी है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था। प्रश्न बन भी सकता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला लेटिन शब्द के बारे में किसने बताया था, तो रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था। इसका अर्थ आपसे पूछ सकते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। क्लियर है यहाँ पे। तो चलिए हमने कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। आप थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट लगा के ये भी लिख लीजिए, क्योंकि जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से हमने एक बात अपने डेस्क पे भी निकाल ली है कि कोशिका में स्वतः जनन पाया जाता है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट करके भी लिख सकते हैं कि कोशिका में स्वतः जनन की क्षमता होती है। क्लियर है, कोशिका में स्वतः जनन की क्षमता होती है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि हमने जब शुरुआत में ये पढ़ लिया है कि कोई भी जीव है तो उसके शरीर का निर्माण कोशिका से होता है, पढ़ लिया था हमने। तो उसी के बेस पे हम आगे अब ये पढ़ने वाले हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ सेल क्या है। तो अगर हम बात करें कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेल की या कोशिका के प्रकार पे, तो हम इसको जो पढ़ेंगे तो हम इसको दो बेस पे पढ़ेंगे। एक बेस हमारा रहेगा कि हम जब ये कह रहे हैं कि कोई भी जीव है और उसका शरीर निर्माण मतलब कोशिका से हुआ है, तो उसके आधार पे, कोशिका की संख्या के आधार पे, नंबर ऑफ सेल के आधार पे ना। तो पहले हम देखते हैं कि कोशिका की संख्या के आधार पे, कोशिका की संख्या के आधार पर यदि हम कोशिका के प्रकार देखें, नंबर ऑफ सेल है ना, नंबर ऑफ सेल की बेस पे अगर हम कोशिका के प्रकार देखें तो कोशिका होती है दो प्रकार की, और आप सभी उसको पढ़ चुके हैं और अच्छे से जानते भी हैं। एक होता है एक कोशिकीय, ठीक है, और एक होगा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय यानी कि यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। क्लियर है यहाँ पे। अब एक कोशिकीय की यदि हम बात करें तो एक कोशिकीय के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसे जीव या वो जीव जिनके शरीर का निर्माण सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से ही होता है ना, मतलब जिनके पूरे शरीर का निर्माण एक कोशिका से हो रखा है और उनके शरीर की सभी जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो सिर्फ एक कोशिका ही करती है। लाइक जैसे कि श्वसन हुआ है ना, रेस्पिरेशन वगैरह हुआ, जो भी है पाचन वगैरह जो भी है, वो सारे काम सिर्फ वो एक कोशिका ही कर रही है। तो ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका से हुआ है वो कहलाते हैं एक कोशिकीय जीव। ठीक है, हम कोशिका के प्रकार पढ़े कि कोशिका कितने प्रकार की हो सकती है। तो कोशिका के प्रकार के आधार पर यदि हम संख्या के आधार पर देखें तो एक कोशिकीय जीव वाली कोशिका भी हो सकती है और बहुकोशिकीय जीवों वाली कोशिका भी हो सकती है। अब एक कोशिकीय जीवों वाले में यदि हम इनके एग्जाम्पल देखना चाहें तो इनके एग्जाम्पल में जैसे अमीबा, पहले तो आप यहाँ पे ये भी लिख लीजिए कि ऐसे जीव
ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका द्वारा होता है, एक कोशिका द्वारा होता है। क्लियर है? अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, ये एक कोशिकीय जीव है, यानी इनका जो शरीर है वो सिर्फ एक कोशिका से ही मिलकर बना है और वही एक कोशिका इनकी पूरे जीवन को चलाती है और इनके शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को वो एक कोशिका ही करती है ना। चलिए अब बात करते हैं बहुकोशिकीय पे, है ना। तो बहुकोशिकीय ऐसे जीव, नाम से भी पता चल रहा है हमें कि मल्टी सेलुलर क्या हो सकता है। ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब ऐसे तो आपको जब खुद ने इसको पढ़ा है तो आपको खुद को ही समझ में आ गया होगा कि इसका उदाहरण क्या होगा। अगर इसके हम उदाहरण देखें तो सबसे पहले तो हम खुद ही आते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है, क्योंकि हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग तंत्र हैं। और अभी जब हमने स्टार्ट में पढ़ा था तो यही पढ़ा था कि कोशिकाएं मिलकर उत्तक बना रही है, उत्तक अंग बना रहे हैं, अंग तंत्र बना रहे हैं ना। तो एक से अधिक कोशिकाएं जब मिल रही है तभी तो उत्तक बन रहे हैं और पूरा शरीर बन रहा है। तो अंग सिस्टम हमारे शरीर के अंदर है। तो इसका बेसिक सा उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे मानव और पेड़ पौधे। ठीक है, चलिए तो ये जो अभी हमने टाइप्स देखे थे वो देखा था कोशिका की संख्या के आधार पे, है ना, कि ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें एक कोशिका पाई जाती है और ऐसे कौन से जीव जिनमें एक से अधिक कोशिका पाई जाती है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब जो नेक्स्ट हम देखना चाह रहे हैं कोशिका के प्रकार पे, तो वो हम देखेंगे केंद्र की उपस्थिति के आधार पे, कि अगर हम केंद्र की उपस्थिति के आधार पे कोशिका को बांटें तो कोशिका को कितने भागों में बांटा जा सकता है, या कोशिका के कितने प्रकार हो सकते हैं केंद्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि केंद्र की उपस्थिति के आधार पे, केंद्र की उपस्थिति के आधार पर अगर हम केंद्र की उपस्थिति के आधार पे देखें तो कोशिका के फिर से 2 टाइप्स होते हैं, या कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। तो उसमें पहली है प्रोकैरियोटिक, और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक आपको अगर मैं बताऊं तो जैसे ये जो शब्द है प्रोकैरियोटिक, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है ना। एक तो होता है प्रो, ठीक है, और एक होता है कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है पूर्व, या यूं कह दो कि स्पष्ट नहीं हो, ठीक है ना। और यूकैरियोटिक को हमने देखे तो ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, यू प्लस कैरियोटिक। और यू का मतलब होता है पूर्ण, यू का हम अगर मतलब देखें तो पूर्ण या स्पष्ट होता है, ठीक है। और इधर अगर हम देखें तो जैसे पूर्व या अस्पष्ट, ठीक है ना। तो ऐसी कोशिका जिसमें या तो केंद्रक होगा ही नहीं, पहली चीज, और अगर केंद्रक होगा भी तो वो अपूर्ण होगा, है ना। आप इसको अपूर्ण भी लिख सकते हो, ठीक है। या तो वो अपूर्ण होगा या वो अस्पष्ट होगा, यानी अगर हम उसको सूक्ष्मदर्शी से देखें तो वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसी कोशिका जिसमें या तो केंद्रक एब्सेंट होगा या केंद्रक अस्पष्ट प्रकार का होगा, वो कोशिकाएं होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। और ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से हमें दिखाई देगा या केंद्रक पूरा बना हुआ होगा, पूर्ण केंद्रक होगा, वो कहलाती है हमारी यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर है यहाँ पे? तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमने जान लिया है कि कोशिका, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो ही गया है कोशिका। तो उसके बारे में हमने सबसे पहले सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ लिया था। कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की। फिर हमने कुछ उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे, जैसे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, पादप में कौन सी है, मानव शरीर में कौन सी है। और उसके बाद में हम आगे चले तो हमने देखा था कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें तो बताई दी है। कोशिका सिद्धांत
सिद्धांत किससे दिया था और किन किनों ने क्या स्टेटमेंट दिया था, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। आधुनिक कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था। तो रुडोल्फ विर्चोव ने क्या ऐसी अलग बात कही थी वो हमें ध्यान रखनी है। और उसके बाद हमने बात करी थी कि कोशिका के प्रकार, की कोशिका जो है उसकी संख्या के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। और बात करें केंद्रक की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर तो कोशिका दो प्रकार की बनती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो कल जो हम हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे आगे, वो इससे आगे की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और साथ ही मैं आपको ये कहूँगी कि आप मेरी आज वाली क्लास और इससे पहले वाली जो क्लास है उसको आप देख के उसको अच्छे से रिवाइज करिए, ताकि कल जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ें तो आपको ये सब कुछ अगर अच्छे से मालूम होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और बहुत जल्दी वो क्लास आपको याद होगी। क्लास में ही आपको याद हो जाएगा, क्योंकि अगर पहला रिवाइज है तो दूसरी आगे नई चीज़ पढ़ने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।